हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में काफी कुछ स्टडी किया था, जिसमें हमने एक बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रा किया था हम लोगों ने। और ये देखा था कि बैक्टीरिया में मुख्य रूप से उसके कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि बैक्टीरिया के पास क्या था, नेकेड डीएनए था, सेल वॉल का कवरिंग था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था जिसमें आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूअस था, जबकि इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या किया था, अपने को इनर फोल्डिंग कॉज किया था, जिसको हम लोगों ने मीजोजोम कहा था। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड या एब्सेंट थे, कोई भी डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं थे। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था। अब इसमें जो बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल था, यही बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ प्लांट में और एनिमल में रखना हो तो हम बैक्टीरिया को किस में रखते हैं, प्लांट में रखते हैं। अगर टू किंगडम का क्लासिफिकेशन किया जाए तो बैक्टीरिया को हमेशा प्लांट में रखा जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होता है। एंड सेल वॉल इज द पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट। तो आज हम लोग कुछ बातें डिटेल में देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के जो जो सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने देखा, उनकी क्या क्या खासियत है, उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके सेल वॉल के बारे में। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल था वह एक काफी हार्ड लेयर होता है जो बैक्टीरिया को, इसे सेल वॉल था चारों तरफ से घेरा हुआ था, बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेरा हुआ था बैक्टीरिया को सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल जो चारों तरफ से बैक्टीरिया को घेरा हुआ था, इसका मेन काम था कि यह बैक्टीरिया के जो टर्जिडिटी होता है, उनके प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर को आउटर प्रेशर के साथ मेंटेन रखवाता है। इसी के कारण से बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर होगा वो मेंटेन रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातों को देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सेप्ट किसको, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, एक्सेप्ट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को। हमने बताया था कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, उनको हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में यही कहानी होता है कि इनका आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर इंजरी से। क्या करता है वो, उसको आउटर इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। वह बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है।
फिर क्या बोलोगे, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ सेल। यह उस कोशिका के शेप और साइज को, जिससे बैक्टीरिया में आप देखोगे कई तरह की बैक्टीरिया का शेप होता है। कुछ क्या होंगे, दानेदार होंगे, सरसों जैसे होंगे, दानेदार होंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे, कोकस बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कुछ क्या होंगे, रॉड शेप के होंगे, जैसे चौक है, रॉड शेप के होंगे, तो उनको आप क्या बोलोगे, बैसिलस बोलोगे। कुछ क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइप के होते हैं, उनको हम स्पाइरली बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है, उस शेप को, बैक्टीरिया के साइज को कौन मेंटेन करेगा, ये उसका सेल वॉल ही मेंटेन करता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो तुम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बता सकते हो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल ये फंक्शंस करते हैं, जिसके लिए उनके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। होता है जैसे पहला तो क्या करता है, ये उसको इंजरी से, कौन कौन इंजरी, फिजिकल और केमिकल इंजरी। इंजरी में कौन को कह सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाने की कोशिश करता है। बैक्टीरिया के अंदर के सेल वॉल जो है वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और उसके शेप को और साइज को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये कुछ बातें हो गया, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9th में हो तो वो या डिटेल नहीं देखते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, किस कंपोजिशन से बना है, सब उतना बात करने की जरूरत नहीं है, इतना आप जान जाओगे। ऐसे हम बात करेंगे अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या बोला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका डबल लेयर का था, डबल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। तो क्या बोला गया कि वहां पे बैक्टीरिया के पास ये डबल लेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। दूसरा अगर बात किया जाए, ये डबल लेयर का क्यों होता है, इसी आपको चैप्टर में आगे जब डिटेल पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो बताएंगे कि डबल लेयर के क्यों होते हैं। दूसरा क्या होता है, इट इज द layer which separate cytoplasm from cell wall, ठीक है। और क्या होगा, आउटर लेयर इज कॉन्टिन्यूअस होता है, इनर लेयर फॉर इनफोल्डिंग, इनर लेयर फॉर इनफोल्डिंग, सो फॉर ऑक्सीसोम, तो मीजोसोम होता है, फॉर मीजोसोम, ये क्या करता है, मीजोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने क्या बताया, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर का होता है। आउटर लेयर आपने पिछले क्लास में डायग्राम में देखा था, आउटर लेयर कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, जबकि इनर लेयर क्या है, वो अपने में इनर फोल्डिंग कॉज करता है। और जब अपने में इनर फोल्डिंग कॉज करेगा तो क्या होगा, वो बनाएगा मीजोसोम का फॉर्मेशन कर लेगा। और सबसे खास बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मींस वह इस बात का फैसला लेगा कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर रहना है।
वो जरूरत के हिसाब से ही केमिकल्स को अपने अंदर आने देगा या जरूरत के हिसाब से ही केमिकल्स को अपने बाहर जाने देगा। सो आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो ये कुछ बातें था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इनका हम डिटेल स्टडी यूकेरियोटिक सेल में और अच्छे से करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बना है, क्या कंपोजिशंस है, वो कैसे इन सब बातों को फॉलो करता है, कैसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या कैसे करता है, उसमें आयन चैनल्स क्या हैं, सारी बातें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये हम प्रोकैरियोटिक सेल के थोड़ा उनके बारे में बस आपको बता दे रहे हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें हो गई। अब इनका हम जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। अच्छा, मीसोसोम को देख लेते हैं, बड़ा खास है मीसोसोम। देखो मीसोसोम स्ट्रक्चर याद है ना, कैसे था? ऐसे कुछ था ना मीसोसोम का स्ट्रक्चर। ये जो मीसोसोम था, आप क्या देखे थे कि यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग करने के कारण से ही बना हुआ था। तो ये मीसोसोम का लायक था। मीसोसोम वैसे तो अगर डिटेल में देखा है तो कई प्रकार के, लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ही रहते हैं, कुछ जो आपके न्यूक्लियस कुछ जो जेनेटिक मैट्रिक्स चारों घेर लेते हैं। तो अलग अलग इनके फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको 9th लेवल में जो है मीसोसोम को पढ़ना है, वो उनके रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मीसोसोम है उसी के बारे में पढ़ना है। तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग में ऐसा था, तो क्या बोलोगे? इट इज फॉर ड्यू टू inner folding of due to infolding of inner प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला गया कि इट इज फॉर ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के कारण से बनता है। फिर बताओगे मीसोसोम हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब समझ गए बात को? जो रेस्पिरेशन होता है, जो फूड को कंबस्टन करके सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, वो कौन करवाता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स करवाते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी एंजाइम किसके पास है? मीसोसोम के पास है। और जब मीसोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होगा तो आप समझ सकते हो कि इसका काम क्या होगा। इसका काम क्या निकला? रेस्पिरेशन। मीसोसोम involved in respiration of bacterial cell due to which energy is रिलीज। इसके कारण से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या है? बैक्टीरिया सेल के अंदर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण से एनर्जी को
रिलीज किया जाता है। और तुमको पता है कि बिना एनर्जी के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हर काम में एनर्जी खर्चा होगा या एनर्जी का ट्रांजेक्शन होगा। बिना एनर्जी के ट्रांजेक्शन के तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और हम लोग की बॉडी बोल रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, जितने कुछ हो रहा है सब में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। वो एनर्जी कहाँ से आता है? आप लोग बोलते हो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उससे निकलता है। तो डायरेक्टली फूड थोड़ी एनर्जी देता है। उस फूड को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, कंबस्शन करना पड़ता है। लेकिन बाहर जो होने वाला कंबस्शन से यहाँ हमारा सेल का कंबस्शन अलग होता है। बाहर तो आपने डायरेक्टली जला दिया, पूरा फायर निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, ऐसा सेल के अंदर नहीं होता है। सेल के अंदर क्या होगा? कंट्रोल्ड वे में एंजाइम्स के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज किया जाता है। वो काम बैक्टीरियल सेल में कौन करवा रहा है? मेसोसोम करवा रहा है। ऐसे ही मेसोसोम का और भी काम होता है। some mesosome structure cover genetic material। कुछ क्या करना, जेनेटिक मैटेरियल को कवर कर लेते हैं, उनको कवर करने का काम करते हैं। मतलब बहुत से काम मेसोसोम के होते हैं। इसमें से मुख्य काम क्या है? इसका एनर्जी जनरेट करना ही मेसोसोम का मुख्य रूप से कार्य होता है। ठीक, मेसोसोम के बाद हम देखते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और हमने पिछले क्लास में बताया था जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसको क्या कहते हैं? नेकेड डीएनए कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बीएचयू में, सीएचएस के एंट्रेंस में, कई तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड डीएनए। तो देखो, जो यूकैरियोटिक सेल के जो डीएनए होते हैं उनमें कवरिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन, याद कर लेना है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ऐसा डीएनए की कॉइलिंग नहीं होता है। और वो कॉइलिंग कौन करवाता है? हिस्टोन प्रोटीन करवाता है। तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, उसमें कॉइलिंग नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? नेकेड डीएनए कहते हैं। तो जेनेटिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल इज क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए खास बात है। ठीक है, तो जो मेन जेनेटिक मटेरियल काम करता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए होता है। तो ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल काम करता है। और जेनेटिक मटेरियल काम क्या है कि जेनेटिक कोड को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने का काम होता है। इसको आप लोग 10th में और अच्छे से पढ़ोगे जेनेटिक्स चैप्टर में। तो जो क्या होता है कि जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो बच्चों में ले जाता है वो कौन करता है? डीएनए ही करता है। तो बैक्टीरिया में कैसा? ये नेकेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो आगे बढ़ते हैं लोग हैं। इसके अलावा इन लोगों में जेनेटिक कोड्स क्या जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें राइबोसोम्स भी आते हैं जो किससे कहां से बने होते हैं?
इसमें राइबोसोम के बारे में हम बात किया जाए। अच्छा, आरएनए को देख लेते हैं। बैक्टीरिया में भी आरएनए 3 प्रकार के होंगे। राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम लोग कहेंगे आरएनए कहेंगे। ट्रांसफर आरएनए कहेंगे, जिसको हम टीआरएनए कहेंगे। और मैसेंजर आरएनए कहेंगे, जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अगर आरएनए डीएनए का नाम अगर आ गया तो कई बार आपसे लोग उसका फुल फॉर्म पूछते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, क्या कहेंगे हम लोग? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, आरएनए और डीएनए का। तो ये कुछ बातें था इनकी जेनेटिक मटेरियल में, जो कि देखो डीएनए सिर्फ अकेले काम नहीं कर पाता है। डीएनए सिर्फ कोड देता है, कोड के हिसाब से प्रोटीन का बनाने का काम कौन कराते हैं? ये आरएनए मिलकर करवाते हैं। इनको तुम्हें 12th में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी डीएनए और इनका स्ट्रक्चर हम इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, आपने देखा जेनेटिक मटेरियल में डीएनए था, इनका सपोर्ट करेंगे कौन होते हैं? आरएनए होते हैं। एक क्या होता है? राइबोसोम देख लेते हैं। इनमें राइबोसोम कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है वह 70S टाइप का होता है। और ये जो S है, इसका मीनिंग हम आपको इसी चैप्टर में आगे बताएंगे। S मतलब होता है सिडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कैसे निकालता है, क्या होता है, आपको इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ना है। तो राइबोसोम हमेशा इसमें कौन होगा? जो हमसे पूछा जाता है आपसे, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। 70S टाइप का हमेशा इसमें राइबोसोम होगा। ये S है, S फॉर सिडबर्ग कांस्टेंट होता है, सिडबर्ग कांस्टेंट। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सिडबर्ग कांस्टेंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसे क्या कहते हैं? सिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या था? इनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था। अब ऐसे ही बहुत सी बातें हमें देखना है। एक और जो खास बात बचता है वो क्या है? इनका फ्लैजिला। तो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट इसका सेल ऑर्गेनेल है वो है फ्लैजिला। बैक्टीरिया में क्या होते हैं? उनके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं। देखो, कोई जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो ही, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया में इनके चलने के लिए फ्लैजिला होता है। तो जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा उसको हम फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो देखो, जैसे आपने नाव को कभी चलते हुए देखा होगा, उसमें ओर को पीछे तक धक्का मारता है, जो नाविक होगा ओर को पीछे धक्का मारता है, नाव आगे बढ़ता है। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के पास में, जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। वो पानी को उसी से धक्का मारता है पीछे की तरफ, और उसके रिएक्शन में क्या होगा? बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। तो फ्लैजिला आपको हमने डायग्राम में पिछले क्लास में बताया था। यह एक क्या होता है? ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम में उस दिन, और यह आके फंसा रहता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आके लगा होता है ये, और ये इसको फ्लैजिला ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लैजिला था, FLAGELLA, फ्लैजिला। ठीक है, तो क्या बताया हमने?
flagella is formed by प्रोटीन। क्या नाम प्रोटीन का नाम है? फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, फ्लैजिला का जो फॉर्मेशन करता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन करते हैं। तो ये कई बार आपको पूछा गया है, मेडिकल तक पूछा गया है कि जो फ्लैजिला किसका बना होता है, किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं, एक खास बात है, ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला के पास 9+0 अरेंजमेंट होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसा बताते हो? 9+0 अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? नो प्रोटीन के लेयर, नो प्रोटीन लेयर बाहर रहेंगे और अंदर कोई भी प्रोटीन का स्ट्रैंड नहीं रहेगा। ये प्रोटीन के जो स्ट्रैंड हैं ये क्या है? बाहर रहेंगे, अंदर कोई नहीं रहेगा। ये कहलाता है 9+0 अरेंजमेंट। और जब ऐसे रहेगा और ऐसे दो अंदर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? 9+2। ये किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत खास बात नहीं है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला के जो फ्लैजिलिन प्रोटीन के जो स्ट्रैंड होते हैं 9 बाहर होंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। तो क्या कहेंगे इसको? 9+0, क्योंकि 9 है लेकिन अंदर कुछ नहीं तो 0। 9+0 अरेंजमेंट किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक में। वही यूकैरियोटिक में देखोगे 9 बाहर हैं और 2 अंदर है। इनको हम क्या कहेंगे? 9+2 अरेंजमेंट दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो फ्लैजिला का है इसमें अब देखोगे, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि प्रेजेंट है, सो आप बोलोगे इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है। ये किसका काम क्या होता है? फ्लैजिला हेल्प फॉर मूवमेंट ऑफ सेल, या ऑर्गेनिज्म को अच्छा नहीं सेल करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में कहेंगे। फिर बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला called फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। इनको हम क्या कहेंगे? फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला पाया जाएगा उसको हम लोग फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसके पास नहीं पाया जाएगा उसको नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कौन होते हैं? आपको ज्यादातर जो बैसिलस वाले बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। जो दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, दही में कौन पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो उसमें क्या होता है? ज्यादातर फ्लैजिला पाया जाता है। स्पाइरुला में, स्पाइरली बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है कई बार। तो देखो ये सब क्या है? फ्लैजिलेटेड। बैक्टीरिया not having flagella called non-flagellated बैक्टीरिया। एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? कोकाई,
फोकाई जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिससे गोल गोल जो सरसों जैसे दिखाई देते हैं, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, उन लोगों में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हो गया फ्लैजिला के बारे में। तो हमने थोड़ा थोड़ा सभी कुछ जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है उनको देख लिया। अब एक बचता है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या काम रहेगा। साइटोप्लाज्म, तो देखो आपको साइटोप्लाज्म तो याद ही होगा कि सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। सभी सेल के अंदर बिना साइटोप्लाज्म के कोई सेल जिंदा रहेगा ही नहीं। तो क्या बोला गया, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था, उसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो लिक्विड कैसा होता है, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन एक प्रकार का होता है, जैसे आपका दूध, ब्लड, ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कुछ इन्हीं टाइप का वो है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका प्रोटीन का, फैट का, मिनरल का, वाटर के अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और सारे सेल ऑर्गेनेल इसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, सब उसी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो कह सकते हो साइटोप्लाज्म क्या है, it is a colloidal solution होता है। in which are organelles are embedded, सब उसी के अंदर धंसे हुए होते हैं। और उसको क्या कहते हैं, बाथ भी कह सकते हैं, उसी के सब नहाए हुए होते हैं। all living activity are occurs in cytoplasm। ठीक है, क्यों पे इसको प्रोटोप्लाज्म कहना ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोटोप्लाज्म। देखिए देखो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में थोड़ा सा अंतर होता है, वो अब यूकैरियोटिक सेल में आपको हम बताएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया किस में साइटोप्लाज्म ही सही है, प्रोटोप्लाज्म बैक्टीरिया किस में साइटोप्लाज्म ही उसमें रहता है, प्रेजेंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है एक्चुअली में, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर होता है, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो बैक्टीरिया में क्या होता है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म ही होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता नहीं है, तो उसको हम आकर्षित साइटोप्लाज्म, इसमें प्रोकैरियोटिक केस में कहेंगे। अगर यूकैरियोटिक उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। ये यूकैरियोटिक केस में कहेंगे और ये प्रोकैरियोटिक के केस में कहेंगे। बात समझ में आया, बोले ऑल लिविंग एक्टिविटी अकर्स इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक केस में प्रोटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक केस में, क्योंकि यूकैरियोटिक केस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। तो ये हो गया। तो क्या बोला गया कि सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है सब के सब साइटोप्लाज्म में ही बाथ होते हैं, सब उसी में डूबे हुए होते हैं, और जो कुछ भी लेना देना सब साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है।
तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म एक प्रकार का लिविंग मटेरियल है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म प्रोटीन, फैट, मिनरल्स आर dissolved in water to form colloidal solution। इस इसमें डिजॉल्व के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो ये कुछ बातें था साइटोप्लाज्म के बारे में। तो आपने थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में अच्छे से देख लिया है। इसमें कोई और डाउट होगा, कोई और दिक्कत होगा तो जरूर पूछ लेना। अभी आपको क्लास 9 के लेवल पे इतना ही जानो ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने डिफाइन किया था, किसको कहोगे यूकैरियोटिक सेल? तो बोला ये गया कि जिस भी सेल के अंदर या जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे सेल प्रेजेंट हो जिनमें क्या हो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी हो और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी हो, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल हमें देखना है, या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी हम देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म का भी साथ हम बात कर सकते हैं, किसमें रहता है। तो देखते हैं यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग जो ऑर्गेनिज्म है, क्या बोलेंगे, cells which have well developed nucleus and cell organelle। क्या मतलब, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स हो, वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। अब देखो यूकैरियोटिक सेल को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। यूकैरियोटिक सेल को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होगा प्लांट सेल, दूसरा क्या होगा, एनिमल सेल। एक होगा प्लांट सेल और दूसरा होगा एनिमल सेल। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा हम लोग कैसे में डिफरेंशिएट कर दिया, वो अब आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों हमने यूकैरियोटिक सेल को दो अलग अलग भाग में बांट दिया। आप देखे होंगे कि प्लांट्स की अलग हैबिट होते हैं, प्लांट का अलग प्रॉपर्टीज होता है, प्लांट अलग अलग फंक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि एनिमल क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, भोजन किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो दोनों में जो खासियत है, जो डिफरेंस है, उनके सेल के स्ट्रक्चर के डिफरेंस के कारण से होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टडी अबाउट द प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। प्लांट सेल का अब हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसका हम डायग्राम बनाएंगे, आपके सामने ही बनाएंगे, आप लोग उसको देखते रहोगे कैसे हम बना रहे हैं। ऐसे आप बनाओगे तो आपको आसानी पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं प्लांट सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में कैसा दिखाई देगा। आप जानते हो कि आप माइक्रोस्कोप देखोगे तो एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस का बना होता है, एक से ज्यादा अगर लेंस जुड़े हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और तो सबसे ज्यादा क्षमता का सबसे अच्छा जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में प्लांट सेल आपको कैसा दिखाई देगा। तो आपको हम लोग देखते हैं
प्लांट सेल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो अच्छे से ध्यान देना, कैसे हम बना रहे हैं वैसे तो लोग बड़े आसानी से बना सकते हो। देखो जैसे एक, अब ये क्या लग रहा है, ऐसे बहुत सारे सेल, इसको देखा जाएगा ये सेल आपस में ऐसे सब लगे रहते हैं एक दूसरे से। इसी सब सेल होते हैं। अब किसी सेल को अगर आपको देखना है, आप इसमें सबको काटोगे, अगर सबको काटोगे तो ये सब इनके लगे रहेंगे ना पोर्शन, काटने के बाद सब पोर्शन दिखाई देंगे, तो वही इसको दिखाई देंगे। मतलब ये इनके एडजेसेंट सेल की स्ट्रक्चर है, जिनके जो बगल वाले सेल होंगे जिससे लगे थे बाकी सेल से, वही स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। अब देखो ये सबसे ऊपर क्या रहेगा, प्लांट सेल में खासियत है कि सबसे ऊपर इसके रहता है क्या, सेल वॉल। सबसे ऊपर रहेगा प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये हो गया इनका सेल वॉल। ये हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर जो सबसे इनर लेयर, जो सबसे बाहर लेयर होगा सेल वॉल के जस्ट नीचे, वो क्या होगा, वो होगा आपका आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं कंस्ट्रक्शन तक कहीं दूर रहता है, तो ये होगा इनका आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन होगा, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या हो गया, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको देखो क्या है, आप पढ़े हो कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। पहले हम न्यूक्लियस बना के देखते हैं। न्यूक्लियस का क्या अलग से खासियत होता है, इनके पास अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा न्यूक्लियस का। अलग से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर बढ़िया से एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और ये इनके पास जेनेटिक मटेरियल इनके हो गए जो क्रोमेटिन वगैरह होता है। अब इनके न्यूक्लियस से लगा हुआ एक होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे दाना दाना एक स्ट्रक्चर लगा, तो राइबोसोम जिसमें चिपका हुआ रहता है और ये राइबोसोम इस पे चिपके हुए कांचे दानेदार दिखते हैं। ये तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रफ दिखाई देगा। जिस सरफेस पे चिपके रहेंगे ये कैसा दिखाई देगा, ये एक रफ सरफेस दिखाई देगा। तो इनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जिस पर नहीं प्रेजेंट होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब
इसके अंदर जो बहुत बड़ा जो जगह घेरा रहता है वह जगह घेरता है कौन? वैक्यूल घेरता है। ये क्या हुआ? वैक्यूल हो जाता है। इसके बाद सेल, प्लांट सेल के अंदर एक काफी बड़ा बड़ा जगह घेरता है, वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आपस में चिपके हुए कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे इसमें क्या होता है? एक आध क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल रहते हैं। इन सबका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में देखना है। इस सब स्ट्रक्चर आपको डिटेल देखना है। क्लोरोप्लास्ट हो गया। ऐसे इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इस तरह से, तो इसको ये गड़बड़ हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा प्लांट सेल में क्या होते हैं? दूर दूर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एक्टियस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में कुछ जगह पे, कुछ प्लांट सेल में लाइसोसोम को भी दिखाया गया रहता है, कुछ में लाइसोसोम नहीं दिखाता है, और लाइसोसोम भी दिखाया गया है एनसीईआरटी में। लाइसोसोम को भी दिखा सकते हो। इसके अलावा प्लांट सेल में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी दूर पे डिप्टियोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्टियोसोम हो गया। और सबके अंदर क्या भरा रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर भरा रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और प्लांट के अंदर भरा, जो सेल के अंदर भरा हुआ है, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि यूकेरियोटिक सेल में दो अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म हुआ, और न्यूक्लियस के अंदर जो हुआ वो न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। देखो ये सब के सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये सब साइटोप्लाज्म है। तो आपने देखा सबसे ऊपर क्या है? सेल वॉल है। ये क्या हुआ आपका? आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हुआ? वैक्यूल हुआ। ये लाइसोसोम हुआ। ये इसमें क्या हुआ? एक्टियस राइबोसोम। आपको याद होगा, आपको ने प्रोकैरियोट में क्या कहा था? 70s राइबोसोम कहा था। इसमें क्या है? एक्टियस राइबोसोम में। ध्यान देने बात है ये आपका क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या हुए? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे इनको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ये क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये तो क्या हुआ? साइटोप्लाज्म और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ऐसे ये क्या हुआ? ये आउटर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हुए? क्रोमैटिन हुआ। ये जो है, जो ये सब भरा हुआ उसमें क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया था। ये क्या होंगे? न्यूक्लियोलस है। और ये होंगे जो न्यूक्लियर पोर हैं। न्यूक्लियर पोर हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, जिसमें हमने देखा सबसे ऊपर ये क्या है? तो सबसे ऊपर ये लेयर है, वो क्या है? सेल वॉल का लेयर है। इसके नीचे क्या है? आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके नीचे क्या है? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये क्या है? जो सबसे बड़ा ये पोर्शन क्या है? वैक्यूल कहलाता है। ये जो छोटे छोटे हैं, ये सब क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। ये एक्टिनस राइबोसोम है। ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यही आपका फोटोसिंथेसिस करवाएगा, इसी से पौधा अपना खुद का भोजन बनाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट है। एनर्जी जब निकालने की बात हो रही थी, प्लांट से एनर्जी निकालने की, वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर देखते हैं ये न्यूक्लियस के पार्ट में, ये न्यूक्लियर पोर है। ये जो सबसे आउटर पे है, ये क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके नीचे क्या? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जिसने लिक्विड भरा है, वो क्या कराया? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोलस है। और ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक, अगर चाहो फाइबर की बात बोल सकते हो। क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या आपका? देखो, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम चिपका है, उसका सरफेस कैसा होगा? रफ। तो कराया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम नहीं चिपका है, उसे क्या कहा हम लोगों ने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। इसको आप अच्छे से बनाना सीख लोगे, 2-4 बार इसको जरूर ड्रा करोगे अपने कॉपी पे। इसमें समझ नहीं आया तो बुक्स में भी हो सकता है दिया हो, वहां से भी देख सकते हो। ये सारा स्ट्रक्चर एक बार जरूर बनाने की तरीका सीख लोगे। बुक में दिया होगा थोड़ा और कॉम्प्लिकेट दिया होगा, जो बनाने में आपको और दिक्कत होगा। यहाँ पे हमने इसको बहुत ही इजीली सिखा दिया है, इजीली बताया है कि कैसे बनाया जाएगा। एक बार वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख लोगे बनाने का तरीका, तो हमने आपको बड़े इजीली समझाया है कि कैसे आप डायग्राम को बना सकते हो। इसके बाद कोई ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डिक्टियोसोम कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? डिक्टियोसोम कहलाएगा। तो ऐसे सब स्ट्रक्चर होते हैं ये लोग, जो आप इनको अच्छे से बनाना सीख लोगे। हमने ये बताया था, ये क्या है? एडजेसेंट सेल के पार्ट हैं जो इसमें लगे हुए हैं। एक बार मैं इसको बल्कि क्लोज व्यू दिखा देता हूं सेल का कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से सभी को देख सकते हो। इनका जो सेल का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो आप अच्छे से देख सकते हो कैसे इसका स्ट्रक्चर है। आप इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा भी, इसको तुम लोग अपने से फिर बाकी बुक का भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको अच्छे से ड्रा करो, फिर अगले क्लास में इनका हम डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे।